वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 226 है और ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें जीएस के प्रश्नों पर और 2-3 सब्जेक्ट के इसमें मिश्रित प्रश्न होंगे। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 226 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टेस्ट। चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है यहाँ पर। देखिए, हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और कुंड पाए जाते हैं। कौन कौन सा सही है इसमें? पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं, करेक्ट है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है, अधिक नहीं है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, कुंड है। हाल ही में चंद्रयान 3 गया है 14 जुलाई को। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, चंद्रमा जिसे हम लगभग प्रत्येक दिन देखते हैं वह पृथ्वी का एक विशिष्ट यानी प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह को बोलते हैं इंग्लिश में सैटेलाइट। इसका तात्पर्य यह है कि चंद्रमा एक पारंपरिक तरीके से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी और नियमित उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण इसे अपने कक्ष में रखता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसलिए पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में अधिक है, न कि चंद्रमा पर। तो गलत है, ठीक है। हमारे निकटतम अंतरिक्षीय पड़ोसी होने के नाते जो स्टार्स हैं, तारे हैं, तारों के साथ अत्यधिक विपरीतता दिखाई देती है। सच कहा जाए तो सभी तारे और ग्रह चंद्रमा से बड़े हैं, लेकिन देखने में इतने छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं और चंद्रमा निकटतम होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। देखिए, चंद्रमा की सतह जो है चट्टानों और मुक्त मिट्टी से ढकी हुई है, जिसे हम चंद्र मिट्टी कहते हैं। इसकी सतह से टकराने वाले उल्का पिंडों के कारण यहाँ विभिन्न आकारों के गड्ढे हैं, या फिर यह विभिन्न आकारों के गड्ढों से भरा हुआ है। तो पहला और तीसरा करेक्ट हो गया। पृथ्वी ग्रह पर ये उल्का पिंड जमीन पर आने से पहले ही पर्यावरण में ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा पर पर्यावरण है नहीं, इसलिए गड्ढे बना देते हैं वो। देखिए, चंद्रमा का केवल वह पक्ष जो सूर्य की ओर उन्मुख होता है इस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है और सुंदर दिख सकता है। विपरीत पक्ष जो है इसका धुंधला लगता है। ऊपर का छूट गया क्या कुछ? देखिए, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश को जो है प्रतिबिंबित करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। और चंद्रमा का केवल वह पक्ष जो सूर्य की ओर उन्मुख होता है, मतलब जो सूर्य की तरफ रहता है चंद्रमा का, मान लीजिए ये है, तो ये जो है प्रतिबिंबित होगा, सुंदर दिखेगा। और जो इसका विपरीत पक्ष है, अपोजिट, ये धुंधला रहेगा। देखिए, जैसे ही ये अंतरिक्ष पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी चंद्रमा की बात हो रही है, हम सूर्य द्वारा प्रबुद्ध स्थान के विभिन्न उपायों को देख सकते हैं। नतीजन ऐसा लगता है कि यह अपना आकार बदलता है, जिसे चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। कुछ एडिशनल है, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह प्रश्न कल के टेस्ट में भी था, पूछने का तरीका चेंज है। एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर और किस तल में भ्रमण करता है? इस बार तल भी ऐड कर दिया गया है। भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है। तो लगभग किस ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर है, मीटर नहीं है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और तल कौन सा है? भूमध्य रेखीय यानी इक्वेटोरियल। तो भूमध्य रेखीय तल है, सी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की, जो आपको मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। भू स्थिर कक्षा एक गोलाकार कक्षा है। यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 35,786 मीटर ऊपर स्थित है, ठीक है। लगभग में लिखते हैं, ये 35,800 लिख दिया, 36,000 लिख दिया। देखिए, भू स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा के समानांतर एक कक्षा का अनुसरण करता है और पृथ्वी के समान 24 घंटे की अवधि के साथ घूमता है।
नतीजन यह पृथ्वी की सतह के संबंध में गतिहीन प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही घूमता है। यह अर्थ 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई और यह है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और ये जो है पूरा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षा। नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में एक वायु पेटेंट कितने वर्षों तक वैध रहता है? 10, 20, 5, 15। भारत में बायो पेटेंट वैध रहता है 20 वर्ष तक, ठीक है, और जीआई टैग 10 सालों तक। देखिए, भारत में प्रत्येक पेटेंट की जो अवधि है आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष तक दी जाती है। भारत में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 ने धारा 3J पेश की है, जिसमें सूक्ष्म जीवों के अलावा पूरे या किसी भी हिस्से में पौधों और पशुओं के पेटेंट पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रजातियों, किस्मों और बीजों और अनिवार्य रूप से उत्पादन के लिए जैविक प्रक्रियाओं और पौधों और जंतुओं के प्रजनन शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इसरो द्वारा प्रारंभ किए गए जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस उपग्रह के नियंत्रण और मॉनिटरिंग करने का उत्तराधिकारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पर स्थित है? ये जो सैटेलाइट ऊपर भेजे जाते हैं, इनको जो कंट्रोल करता है, निगरानी इनकी करता है, तो वो एक ऑफिस बना रखा है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो वो कहाँ स्थित है आपको बताना है यहाँ पर। कर्नाटक के बेंगलोर में, कर्नाटक के हसन में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अब तो ये अलग अलग हो गए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये साउथ में ही है, हसन में, कर्नाटक में। बी है इसका आंसर। देखिए, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इसरो द्वारा प्रक्षेपित जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हसन कर्नाटक में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। MSF यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी उपग्रह पेलोड के प्रभावी उपयोग और विशेष संचालन के दौरान सेवा की गड़बड़ी को कम करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ बातचीत करता है। इससे जुड़ी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है। गठन हुआ था इसका 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है इसका कर्नाटक के बेंगलोर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्री S सोमनाथ। पांचवा प्रश्न है हल्दिया बंदरगाह से रिलेटेड। हल्दिया बंदरगाह के संदर्भ में दो कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? हल्दिया का बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का बंदरगाह है, इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। हल्दिया बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल में है ये, हल्दिया रिवर पर। दूसरा वाला करेक्ट है, केवल डायमंड हार्बर के नाम से इसको जाना जाता है, भी है इसका आंसर। देखिए, हल्दिया का बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह, ना कि पश्चिमी तट का। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है, इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा 38, 39, 40, 41 40वां भारतीय स्थल है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 40वीं भारतीय धरोहर धौलावीरा है, गुजरात में स्थित। नंबर 7 पर आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप में। डी है इसका आंसर। देखिए, 1872 में शेर अली नामक व्यक्ति ने अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। कैसे की थी? छुरा घोंपकर मारा था उसने, जिस कारण उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आजीवन कारावास की सजा दी गई। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से जुड़ी अगर हम चीज़ों को देखें तो 1869 से 1872 तक क्या क्या किया इसने? कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज खोला और अजमेर में मेयो कॉलेज खोला। भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की। राज्य रेलवे की पुनर्स्थापना की। इतनी चीज़ें इसने की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? अभी जनवरी में की, फिर अप्रैल में की, अभी बिहार सरकार ने। बी है इसका आंसर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू किया, जो 21 जनवरी को समाप्त हुआ। प्रथम चरण में राज्य के सभी परिवारों की संख्या की गणना कर रिकॉर्ड किया गया, और सर्वेक्षण के दूसरे चरण में, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ, घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जातियों, उपजातियों, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि को एकत्र किया।
यह सर्वेक्षण 31 मई 2023 को समाप्त हुआ। तो बिहार सरकार का नाम याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उस समय उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 50, 52, 45, 44। इस तरह के प्रश्न भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कितनी थी? 45। तो काउंटिंग कर सकते हो। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो। उस समय महात्मा गांधी की आयु 45 वर्ष 3 महीने और 7 दिन की थी और भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं, इनके अनुरोध पर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन जो आपको डेट के साथ याद रखने हैं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से 1921, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गोलमेज सम्मेलनों पर बातचीत 1931 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया महात्मा गांधी ने केवल। गांधी इरविन पैक्ट या समझौता 1931 का, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया, प्रसिद्ध नारा। 11वां प्रश्न है मेडाइवल हिस्ट्री। 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? भारत पर जब 1299 से 1301 के बीच दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो उस समय सुल्तान कौन था भारत में? दिल्ली में मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1299 में और दूसरा 1302 से 1303, यानी 2-3 साल का ही गैप है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण किया। मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक उपाय विफल रहे और कश्मीर में उनका अभियान एक आपदा था। 12वां प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री का। क्या करना है? मैच कर दीजिए इसको, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रफुल्ल चंद्र चाकी, बी.डी. सावरकर, सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस। और नीचे ये कूट है जिसकी सहायता से इसका उत्तर देना है। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारियों के युगांतर समूह से जुड़े थे। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े एक भारतीय कार्यकर्ता हो गए। सचिंद्र सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक और रास बिहारी बोस हो गए गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे और हिंदू महासभा की जापानी शाखा के संस्थापक थे। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 3, सी का हो गया 1। ए का हो गया 2, जहाँ जहाँ नहीं एलिमिनेट कर दो। ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी एक भारतीय क्रांतिकारी जो क्रांतिकारियों के युगांतर समूह से जुड़े थे। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े एक भारतीय कार्यकर्ता। सचिंद्र सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक। रास बिहारी बोस गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक और हिंदू महासभा की जापानी शाखा के संस्थापक। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी? जहांआरा, शाहजहां, अकबर, मुमताज महल। जहांआरा ने, पहले भी हमने चर्चा की है इस प्रश्न पर। देखिए, जहांआरा बेगम कौन थी? शाहजहां और मुमताज महल की पुत्री थी, सबसे बड़ी बेटी थी। जहांआरा ने चिश्तिया आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी जिसका शीर्षक मुनीस अल अरवा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक रिसालाह ए साहिबिया था, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दी गई दीक्षा का भी वर्णन किया था। नंबर 14 पर आ जाइए। यूपी स्पेशल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कितना है? इस तरह के प्रश्न भी आरओ में करते हैं। 8.6%। ए है इसका आंसर। देखिए, जनगणना किसी दी गई आबादी के सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत रूप से गणना प्राप्त करने और जानकारी दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों यानी एसटी की संख्या 10,42,81,034 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जातियों यानी एससी आबादी कितनी?
20,13,78,086 है जो 16.6 है। इसको तो कई बार पूछा, ठीक है, इस प्रतिशत को कई बार पूछा है। अब इसको भी एसटी प्रतिशत भी याद रखिएगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी क्रमशः देखें तो देश की जनसंख्या का ये तो है 16.6% और ये है 8.6%। इनको दोनों को याद रखिएगा। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में नहीं है भारत के। सिंगालीला है पश्चिम बंगाल में। ए है इसका आंसर। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कुंबारी रोडोडेंड्रॉन जंगलों के साथ एक उच्च ऊंचाई वाला पार्क है जिसे 1986 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1992 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। लंबा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारंतमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ, नमक के दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? ये कॉर्बेट नेशनल पार्क तो हो नहीं सकता। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, यह है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी श्रीलंका से भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर कितना हो गया है, 10,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली भूमि है और इस बायोस्फीयर रिजर्व में मुहाना समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगलों के साथ 21 द्वीप शामिल हैं जिसमें अलगल समुदाय, अलगल बोलते हैं शैवालों को, समुद्री घास प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ, नमक के दलदल और मैंग्रोव के साथ समुद्री घटक शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी 3 अलग अलग तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में संपन्न है जिनमें प्रवाल भित्तियां, समुद्री घास के विस्तर या मैदान और मैंग्रोव शामिल है। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यह अपनी असाधारण जैविक संपदा के लिए प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण जैविक महत्व की समुद्री विविधता का भंडार है। अधिकांश द्वीपों में और उनके तटरेखाओं और दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव का प्रचुर विकास है। भारत में सोहन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? सोहन चिड़िया या गोंडावन या द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है राष्ट्रीय मरुद्यान बी। देखिए सोहन चिड़िया या गोंडावन या बड़ा भारतीय तिलोर जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा, हिंदी में कुछ भी करके पूछ लें, इसलिए ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इनका अंग्रेजी जो अनुवाद है वो जरूर देखा कीजिए एग्जाम में, प्रश्न पत्र में। सोहन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑर्डे ओर्टिस निग्रिसेप्स। ये भारत की शुष्क घास भूमियों और भारत से सटे सीमावर्ती पाकिस्तान के चंद्र क्षेत्रों में पाई जाती है। चंद क्षेत्रों में पाई जाती है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी पक्षी है और बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है और राजस्थान का है यह स्टेट बर्ड, राज पक्षी। आसान सा प्रश्न है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? 1972, 1972। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर। राष्ट्रीय मरुद्यान यह है जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मरुद्यान, मरुभूमि जो है वो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में अवस्थित है। यह जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर है। यह उद्यान न केवल राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है बल्कि पूरे भारत में इसके बराबर कोई मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं। इस मरुद्यान या उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 3,162 वर्ग किलोमीटर और उद्यान का काफ़ी बड़ा जो भाग है वो लुप्त हो चुकी नमक की झीलों की तलहटी और कंटीली झाड़ियों से परिपूर्ण है। इसके साथ ही यहाँ रेत के टीलों की बहुतायत है, यानी अधिकता। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? 1973 में सुंदरवन परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, लायन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992 का है, इसको हटा दीजिए। ये प्रोजेक्ट टाइगर की ही बात हो रही है। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया इसको। बाघों की संख्या
घट रही थी उस समय। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है और 1970 में भारत में केवल 1800 बाघ ही बचे थे, यानी टाइगर। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसको देखते हुए। तो 93, ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब का? 1973 का। एलिफेंट कब का? 1992 का। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।